अब हम आते हैं संविधान सभा पे चर्चाओं का जनमत पे क्या प्रभाव पड़ा। क्या है विषय? संविधान सभा पर या संविधान सभा की चर्चाओं का जनमत पर क्या प्रभाव पड़ा। संविधान सभा में चर्चा होती थी, सभी अपने अपने बिंदु रखते थे, बहुत से बिंदु बड़े विरोधाभासी होते थे, बहुत से डिबेट बड़े हॉट होते थे और ये सब अखबारों में छपता था, अन्य माध्यमों से लोगों तक पहुंचता था और लोग अपने ओपिनियन बनाते थे। संविधान सभा में होने वाली चर्चाओं पर जनमत का भी बड़ा प्रभाव पड़ता था। जहां एक और संविधान की चर्चाएं जनमत तक पहुंचती थी तो जनमत भी पीछे नहीं था, वह भी अपना प्रभाव संविधान सभा के सदस्यों पर येन केन प्रकारेण छोड़ता था। चाहे वे डायरेक्टली सदस्यों से बात करके अपने विचार रखते थे या समाचार पत्रों के माध्यम से समाचार पत्र अपने विचार रखते थे, सदस्यों के द्वारा लिए गए विभिन्न स्टैंड को लेकर। तो चर्चाओं पर जनमत का बड़ा पर्याप्त प्रभाव था और हम देखेंगे कि सभी जो प्रस्ताव थे उस पर सार्वजनिक रूप से बहस हुई। जितने भी प्रस्ताव संविधान सभा के अंदर रखे गए, ऐसा प्रयास किया गया, सुनिश्चित किया गया कि उस पर बहस पूरे देश में छिड़े, क्योंकि जितनी बहस होगी उतना ही ये सुनिश्चित होगा कि उस बहस का एक ऐसा निष्कर्ष निकलेगा जो सभी पक्षों को स्वीकार्य होगा। किसी भी विषय पर होने वाली बहस में विभिन्न पक्षों की दलीलों को पेपरों में छापा जाता था और इस प्रकार प्रेस में होने वाली आलोचना और प्रत्यालोचना किसी भी विषय पर बनने वाली सहमति अथवा असहमति को बहुत प्रभावित करती थी, व्यापक रूप से प्रभावित करती थी। मैं फिर से कह दूं, प्रेस में होने वाली आलोचना या समालोचना, प्रत्यालोचना विषय पर होने वाली सहमति या असहमति दोनों को प्रभावित करती थी। यानी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले किसी एक मुद्दे पर संविधान सभा के सदस्यों को सुनिश्चित करना होता था कि जनमानस के विचारों का प्रतिबिंब वे बने, जनमानस के विचारों को वो अपने इस विचारों में समाहित करें जिसे वो कानूनी जामा पहना रहे हों। जन सामान्य के सुझावों को भी आमंत्रित किया गया। प्रेस के माध्यम से तो बातें जाती ही थीं, अन्य जरियों से सार्वजनिक किए जाते थे इनके विचार, लेकिन उसके साथ ही जनमानस के सुझावों को आमंत्रित भी किया जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता था? सामूहिक सहभागिता की भावना, सभी लोगों के सहयोग की भावना, सभी समुदाय, सभी वर्ग, सभी श्रेणी को ये मौका था, पर्याप्त मौका था कि वे सामान्य सभा की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से भाग ले रहे हों और उनकी सहभागिता उनके विचारों को आमंत्रित करके की जाती थी। संविधान सभा को मिलने वाले जो सैकड़ों सुझाव थे, उनमें से कुछ नमूनों को यदि आप देखें तो स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे जो विधि निर्माता थे, कानून बनाने वाले जो थे, वहाँ के सदस्य जो थे, वे परस्पर विरोधी जो बिंदु थे उस पर बड़ा गहन विचार करते थे। स्वाभाविक है, बहुत सारे मुद्दे परस्पर विरोधी थे। मैंने आपको बताया कि 2000 बार संविधान की पुस्तक में सुधार करना पड़ा। 2000, यह चाहे उसे हम संशोधन कहें या अमेंडमेंट कहें, इससे पहले कि पहला ड्राफ्ट दूसरे और दूसरा तीसरे ड्राफ्ट में बने, थर्ड रीडिंग आते आते 2000 परिवर्तन हुए थे। ये परिवर्तन की नौबत क्यों आई? वही जनमानस की बातों को समाहित करने के लिए गहन विचार विमर्श, विरोधाभासी मुद्दों को, विरोधी हितों को ध्यान में रखते हुए। तो
हमारे विधि निर्माता इस पे गहन विचार करते थे और इसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचते थे। यदि एक उदाहरण दें तो ऑल इंडिया वर्णाश्रम स्वराज संघ, ऑल इंडिया वर्णाश्रम स्वराज संघ कलकत्ता, उसका आग्रह था कि संविधान का आधार क्या हो? प्राचीन हिंदू कृतियों में उल्लिखित सिद्धांत। संविधान का ढांचा का आधार क्या हो? प्राचीन हिंदू कृतियों में उल्लिखित सिद्धांत। ये उनका विचार था। विशेष रूप से ये मांग की थी कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाए, बूचड़खानों को बंद किया जाए। जो तथाकथित निचली जाति के लोग थे, उन्होंने तो सवर्णों के व्यवहार पर रोक लगाने के लिए कानून का प्रावधान का प्रस्ताव रखा, कानूनी प्रावधान का। विधायिका सरकारी विभागों में स्थानीय निकायों में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग की। विधायिका में यानी विधानसभा, जहां भी चुनाव होते हैं, जिला परिषद आदि आदि, वहां पर जनसंख्या आधारित आरक्षण की बात भी कुछ लोगों ने की। भाषाई अल्पसंख्यकों की मांग कुछ अलग थी। उनकी मांग थी कि मातृभाषा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की जाए, भाषाई आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन किया जाए, आदि आदि। वैसे बाद में 1956 में प्रांतों का गठन अंततः भाषाई आधार पर ही हुआ, पर जब संविधान सभा की बैठकें चल रही थीं तो बहुत सारे आधार लोगों ने सुझाए। कुछ लोगों ने कहा कि प्राकृतिक सीमाओं को देखकर राज्यों की सीमाएं तय की जाए। कुछ लोगों ने जनसंख्या के आधार पर, कुछ लोगों ने प्राकृतिक संसाधनों के आधार मानते हुए राज्यों के बंटवारे की बात की। कुछ लोगों ने भू क्षेत्र को समान रखने के मुद्दे को लेकर राज्य बनाने की बात की। तो राज्य किस रूप में बने, इसको लेकर भी बहुत से मुद्दे थे। और इसी प्रकार बहुत सारे मुद्दों पर बड़े विरोधाभासी विचार थे। धार्मिक अल्पसंख्यकों का आग्रह था कि उन्हें विशेष सुविधाएं दी जाएं। धार्मिक अल्पसंख्यक वे विशेष सुविधाओं की मांग कर रहे थे। विजयनगर में जो जिला शिक्षा संघ है और बंबई में सेंट्रल जसूट संघ है, वो विधायिका इत्यादि सभी सार्वजनिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे। शिक्षक संघ द्वारा प्रतिनिधित्व की मांग सभी विधायिकाओं में। तो क्या विधायिकाओं में प्रोफेशन के आधार पर भी रिजर्वेशन होना चाहिए? रिजर्वेशन का आधार, आरक्षण का आधार क्या हो, इसको लेकर भी बहुत बहस हुई। कई लोगों ने आर्थिक मुद्दा, आर्थिक आधार की बात की, कई लोगों ने धार्मिक आधार की, कई लोगों ने जनसंख्या के आधार पे और आदि आदि। कुल मिलाकर जनमानस के विचारों को आमंत्रित किया जाता था और काफी गहन विचार विमर्श के बाद संविधान सभा के सदस्य किसी निष्कर्ष पर पहुंचते थे। संविधान सभा में जो सदस्य थे वे जनमानस के विचारों पर पैनी नजर रखते थे। 389 के बदले 299 सदस्य अंततः इसके माने गए थे और इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन इनमें से भी 6 लोग, जैसा मैंने बताया, अत्यधिक महत्वपूर्ण थे, जिसमें नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ये बहुत महत्वपूर्ण। पहले 3 तो कांग्रेस के ही सदस्य थे, पटेल, राजेंद्र प्रसाद और नेहरू। उद्देश्य की जब मैंने बात की, संविधान सभा के उद्देश्य की, तो नेहरू के द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव में जो बातें कही गई उसमें भी जनमानस के विचार ही थे। जनमानस की अपेक्षाओं को उन्होंने समाहित किया था अपने उद्देश्य प्रस्ताव में। ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव जनमानस के विचारों को समाहित करते हुए बना था। संविधान सभा की जो अन्य प्रक्रियाएं थीं संविधान निर्माण की,
उसमें सरदार पटेल की बहुत अहम भूमिका थी और सरदार पटेल ने अधिकतर कार्य पर्दे के पीछे किए। मुख्य रूप से वो पीछे ही रहे, सामने नहीं आए और बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। अनेक रिपोर्टों के प्रारूप लिखना, उन्हें परस्पर विरोधी विचारों के बीच में मध्यस्थता का कार्य करते हुए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, इसमें सरदार पटेल को महारत थी। ये बात यहाँ पे इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि संविधान सभा के सारे डिबेट्स जनता तक पहुँचते थे, पहुँचाए जाते थे और जनता के विचारों का आमंत्रित किया जाता था, तो परिणाम स्वरूप क्या होता था, बहुत विरोधी बातें सामने आती थीं और ऐसी स्थिति में संबंधित समितियां संविधान सभा की ये पशोपेश में पड़ जाती थीं कि निर्णय क्या निकाला जाए, सही क्या होगा, उचित क्या होगा। और ऐसी स्थिति में सरदार पटेल ने बहुत बखूबी अपना रोल निभाया। सहमति उत्पन्न करने के लिए उन्होंने बड़ा सराहनीय कार्य किया। विभिन्न वर्गों के बीच में सहमति लाने का काम, उसमें वे बड़े माहिर थे। पहले बताया जा चुका है कि राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे और उनका जो कार्य था वह भी कुछ कुछ जनमानस के विचारों को संविधान सभा में समाहित करने से प्रेरित था। कैसे? उनका काम संविधान सभा को रचनात्मक दिशा में ले जाना, और रचनात्मक दिशा वही दिशा होगी जिसमें जनमानस के विचारों का समावेश ज़्यादा से ज़्यादा हो, जनमानस की भावनाओं को जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्थान मिले। तो इस प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के अध्यक्ष के नाते बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जनता की आवाज़ को संविधान सभा में पहुंचाने में। सभी सदस्यों को वो सुनिश्चित करते थे कि वे अपने विचार रख सकें, अपने अपने जो कुनबा है, अपने अपने ग्रुप के लोगों की बातें वो कह सकें और उस पर पर्याप्त डिबेट हो। प्रसिद्ध विधिवेत्ता और अर्थशास्त्री B.R. अम्बेडकर जो संविधान सभा में सदस्य थे, वे सर्वाधिक प्रभावशाली सदस्यों में से एक थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के नाते उनका काम तो था प्रारूप को बनाना, लिखित रूप देना, लेकिन साथ ही साथ ये सुनिश्चित करना कि कानून की कलम में जनता की भावनाएं निहित हों, जनता की अपेक्षाएं निहित हों, जनता के विचारों का समायोजन हो। के मुंशी और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये तो अंबेडकर जी के मुख्य सहयोगी थे और उनके इस सहयोग में उनकी ये मुख्य भूमिका थी कि किस प्रकार जनता की अपेक्षाओं को संविधान सभा में सदस्यों के विभिन्न विचारों को समाहित किया जाए उचित रूप से। उनके द्वारा संविधान के प्रारूप पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसका जिक्र अभी तक नहीं आया है, वे थे B.N. राव, R.A.U. B.N. राव और S.N. मुखर्जी। B.N. राव भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे और संवैधानिक सलाहकार के साथ साथ अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का उन्होंने गहन अध्ययन किया था और ऐसा करते हुए उन्होंने अनेक रिपोर्ट, अनेक पत्र तैयार किए थे और ये पत्र संविधान सभा के लिए एक अहम डॉक्यूमेंट्स थे। S.N. मुखर्जी मुख्य योजनाकार थे। अंबेडकर तो S.N. मुखर्जी की प्रतिभा से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा था, बेहद जटिल प्रस्तावों को भी, जटिल प्रस्ताव, जटिल वो जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी हो, जनता के विरोधी विचार हों और संविधान सभा के सदस्यों के भी विचार हों जिसमें बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी हो, उनको भी सरलता एवं स्पष्टतम तरीके से
लिखने की क्षमता, स्पष्ट तरीके से योग्यता, जटिल समस्या उनको स्पष्ट तरीके से कानूनी रूप में प्रस्तुत करने की उनकी क्षमता, एस.एन. मुखर्जी की इस क्षमता के अंबेडकर भी कायल थे। साथ में संविधान की प्रारूप का जो मुख्य दायित्व जो प्रारूप समिति को दिया गया था, बी.आर. अम्बेडकर को सौंपा गया था 9 दिसंबर 46 से 26 नवंबर 49। ये तो उसका काल हुआ, 9 दिसंबर 46 से 26 नवंबर 49। इस 3 वर्ष की अवधि में कुल मिलाकर इसके 11 अधिवेशन हुए। कितने अधिवेशन? 11 अधिवेशन। अधिवेशन अर्थात क्या होता है? कुछ दिनों तक लगातार बैठकें होना, फिर कुछ इंटरवल, फिर कुछ दिनों तक लगातार बैठकें होना, फिर कुछ इंटरवल, ब्रेक। वो ब्रेक कई कारणों से जरूरी हो जाता था। तो ऐसे 11 अधिवेशन हुए और 165 दिन तक इस पे बहस हुई। 165 दिन इन चर्चाओं को मुद्रित रिकॉर्ड 11 विशाल खंड बनाए गए हैं। ये जो जनमानस की चर्चाएं, डिबेट्स, संविधान सभा के अंदर के जो डिबेट्स, इन सब को एक रिकॉर्ड के रूप में रखा गया। तो इसके अध्ययन से हम ये जान सकते हैं कि किस प्रकार चर्चाओं का, संवैधानिक चर्चाओं का एक दौर चला था, जब संविधान सभा और जनमानस और जनप्रतिनिधि लोग पूरी तरह देश के नए संविधान को बनाने की प्रक्रिया में इन्वॉल्व थे। ये जो पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ है इनके डिबेट्स का, विचारों का, ये 11 विशाल खंडों में अंततः प्रकाशित किया गया है। और जैसा मैंने कहा 165 दिन तक इनकी मीटिंग हुई, या 165 दिन मीटिंग हुई, जो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के काल में हुई। सभी के विचारों को उचित रूप से समाहित करने की, भारत के इतिहास को भी मद्देनजर रखते हुए, जनता की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये जो पूरी प्रक्रिया चली संविधान बनाने की, ये लंबी तो थी लेकिन बड़ी रोचक रही। आप तत्कालीन दिनों के यदि समाचार पत्र पढ़ें और वीडियोस के माध्यम से संविधान सभा के अंदर होने वाले कुछ डिबेट्स को सुने, तो आपको लगेगा कि संविधान सभा ने कितना महत्वपूर्ण कार्य बखूबी निभाया है। संविधान सभा के सदस्यों ने अपने अपने दृष्टिकोणों को अत्यधिक कुशलता से सामने रखा है। उनके जो दृष्टिकोण हैं, उनके दृष्टिकोणों की जो प्रस्तुति है, उसमें हमें भारत का भावी स्वरूप दिखाई देता है। उसमें हमें भारतीय भाषाओं, राष्ट्रीय आदर्शों, राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं, नागरिकों के नैतिक मूल्यों, इन सब विषयों पे परस्पर विरोधी विचारों की झलक मिलती है। परस्पर विरोधी विचार, और वे भी कैसे मुद्दों पर, बड़े अहम, देश का भावी स्वरूप कैसा होगा, इस पर बड़े विरोधी विचार। क्या वह लोकतांत्रिक होगा, क्या वह गणतांत्रिक ही रहेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया है कि पूरी संविधान की पुस्तक में लोकतांत्रिक या लोकतंत्र शब्द हमने क्यों नहीं लिया, प्रस्तावना में क्यों नहीं लिया। हम अपने देश को गणतंत्र कहते हैं लेकिन लोकतंत्र उसमें शामिल नहीं है। ऐसी बहुत से बातें हैं। भारतीय भाषाओं को लेकर बहुत से मुद्दे उठे और भारतीय लोग वैसे भी अपनी भाषा को लेकर बड़े टची हैं। अपनी अपनी भाषा को सर्वोपरि, सर्वोत्तम भाषा समझते हैं। ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन भाषाई सीमाओं से उठकर हमें जब राष्ट्रीय हित को देखना है तो कुछ समझौते करने की जरूरत पड़ती है, कुछ आदर्शों को लेकर चलना पड़ता है। और इसलिए ये जो सारे वाद विवाद हैं संविधान सभा के अंदर हुए, ये इनका अध्ययन बड़ी रोचक झलक पेश करता है।
इस श्रृंखला में अब हम आगे देखते हैं कुछ लोगों के विचार जो संविधान सभा की सोच और अंत में बनने वाले संविधान के पीछे के कुछ दृश्यों को परिलक्षित करता है। संविधान की दृष्टि कैसी थी, संविधान कैसे देखता है अपने को, ये हमारा अगला मुद्दा है। और इसके लिए हमें जाना होगा उस उद्देश्य प्रस्ताव पर जिसका जिक्र मैंने किया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को दिया गया उद्देश्य प्रस्ताव। ये एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसे उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में माना जाता है। इस प्रस्ताव में स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा को प्रस्तुत किया गया है। आदर्शों की मूल रूपरेखा, याद रखें, आदर्शों की रूपरेखा इसमें दिखाई गई है। हम क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। यहाँ पे मेरे लिए कुछ पंक्तियाँ बोलना जायज़ होगा क्योंकि वो आपकी पुस्तक में भी दी हुई हैं। इसमें उस फ्रेमवर्क को भी प्रस्तुत किया है, उस ढांचे को भी प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार संविधान निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाना है। कैसे हम आगे बढ़ेंगे इस पर भी इसमें प्रकाश डाला गया है। उद्देश्य में आदर्शों की रूपरेखा है, पहली बात। दूसरी बात, कैसे संविधान निर्माण की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे ये भी बताया गया है। और ऐसा करते हुए तीसरी बात, भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया, इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक, फ्री सॉवरेन रिपब्लिक घोषित किया गया। चौथी बात, नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन, जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी। ये तीन मूल मंत्र थे फ्रांसीसी क्रांति के 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के तीन मूल मंत्र थे, जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी। इनको भी इसमें समाहित किया गया, उसका आश्वासन दिया गया। पांचवा बिंदु, अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजाति क्षेत्रों, दलित लोगों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान। रक्षात्मक प्रावधान मतलब प्रोटेक्शन, पर्याप्त उनको प्रोटेक्शन दिया गया। किन लोगों को? उस तबकों को जो भारत के इतिहास में गत कई सौ वर्षों से दबे हुए थे, कुचले गए थे और अपने बल पर उठ नहीं पा रहे थे। ऐसे निम्न वर्गों को एक तरीके से इसमें रक्षात्मक प्रावधान उनके लिए किया गया है। जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को स्वीकार किया है कि उद्देश्य प्रस्तावना पढ़ते हुए उनकी जो दृष्टि है, उनकी दृष्टि वो बरबस अतीत में हुए उन ऐतिहासिक प्रयोगों जिनमें अधिकारों के ऐसे दस्तावेजों को तैयार किया गया था उसकी ओर आकर्षित होती हूँ। अधिकारों का दस्तावेज उनकी आंखों के सामने घूमता है जब वे उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ते हैं। नेहरू जी के अपने शब्दों में, अब यहाँ पर उन्हीं की भाषा में कुछ पंक्तियाँ हैं, उनके अपने शब्दों में, मेरे जहन में बार बार ये सारी विधान सभाएं आ रही हैं, मेरे जहन में बार बार ये सारी संविधान सभाएं आ रही हैं जो पहले ये काम कर चुकी हैं। नेहरू के द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि आज उद्देश्य प्रस्ताव रखते हुए मैं उन संविधान सभाओं को भी याद कर रहा हूँ विश्व के दूसरे क्षेत्रों की, जिन्होंने संविधान सभा का हिस्सा होते हुए अपने देश में वहाँ का संविधान बनाया है। और ऐसा करते हुए वो दो तीन बड़े सुंदर उदाहरण देते हैं। उनका कहना होता है कि मुझे उन अमेरिकी राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया का ख्याल आ रहा है जहां राष्ट्र निर्माताओं ने एक ऐसे संविधान की रचना की जो 150 वर्ष बाद भी काल की कसौटी पर खरा उतरा है।
अमेरिका की बात कर रहे हैं। 1776 में अमेरिका स्वतंत्र हुआ और 1947 में 1946 में नेहरू जी ये भाषण देते हुए अमेरिका के इस संविधान की चर्चा कर रहे हैं और कहते हैं कि 150 साल से संविधान जस का तस पूरी मजबूती के साथ टिका हुआ है। और ऐसा संविधान जिसमें 150 वर्षों में मात्र 10 संशोधन हुए हैं। ऐसा संविधान जो लिखित है भारत जैसा और बड़ा छोटा है, लेकिन छोटा होने के बावजूद, मात्र 6 माह में तैयार हो जाने के बावजूद, ये संविधान काल की कसौटी पर खरा उतरा है, ऐसा उन्हें याद आ रहा है। उन्होंने एक अन्य महान राष्ट्र का जिक्र किया और वो कहते हैं कि एक महान राष्ट्र का निर्माण किया जो उसी संविधान पर आधारित है। अमेरिका की महानता की प्रशंसा करते हुए उसका पूरा श्रेय उस संविधान को देते हैं जिसने अमेरिका को उन ऊंचाइयों पर पहुंचाया है जहां आज अमेरिका है। अमेरिका के उदाहरण के साथ साथ उनका ध्यान जाता है एक और देश के संविधान पर। 1776 में अमेरिका स्वतंत्र हुआ और उसका संविधान बना। 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है और फ्रांसीसी क्रांति में बास्टाइल के किले पर जब जनमानस हमला करता है और वहां राजा द्वारा कैद किए गए लोगों को मुक्त करता है, उसके बाद राजा को फांसी दी जाती है, तो वो क्रांति वहां समाप्त नहीं होती। संविधान की प्रक्रिया चलती है। उस संविधान बनाने की प्रक्रिया का जिक्र करते हुए फ्रांस की पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि मेरी दृष्टि उस महान क्रांति की ओर जाती है जो 150 वर्ष से पूर्व एक अन्य स्थान पर हुई, फ्रांस में हुई। उनका इशारा फ्रांस की ओर है। मैं उस संविधान सभा के विषय में सोचता हूँ जो स्वतंत्रता के लिए इतने सारे संघर्ष लड़ने वाले पेरिस के भव्य और सुंदर शहर में जुटी थी। मैं उस संविधान सभा के विषय में सोचता हूँ जो स्वतंत्रता के लिए इतने सारे संघर्ष लड़ने वाले पेरिस के भव्य एवं सुंदर शहर में जुटी थी। पेरिस में जो उनकी नज़र में बड़ा भव्य शहर है, सुंदर शहर है, वहाँ पर कई वर्षों तक स्वतंत्रता के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे थे, वो जब वहाँ इकट्ठा होती है तो उसके बारे में वो आगे क्या बोलते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव बोलते हुए पंडित नेहरू याद दिलाते हैं कि पेरिस के उस सुंदर और भव्य शहर में उपस्थित जनता जो स्वतंत्रता के लिए कई वर्षों तक संघर्ष कर रही थी, वे कहते हैं कि इतिहास या ये सदन यानी हमारी संविधान सभा के सदस्य जो लोग मुझे सुन रहे हैं, वो इस बात को याद रखें कि इस प्रकार की कई कठिनाइयाँ वहाँ के लोगों को आई और जब संविधान सभा का निर्माण कर उसके लिए एक सदन की जरूरत पड़ी तो वहाँ के सदस्यों को एक कमरा तक नहीं दिया गया। फ्रांस की क्रांति के बाद, फ्रांस की क्रांति के दौरान जब संविधान निर्माताओं ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब हमें संविधान बनाना है, तो उन्हें एक कमरा नसीब नहीं हुआ। और इस बात की चेतावनी, इस कठिनाई की चेतावनी पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने उद्देश्य प्रस्ताव के दौरान संविधान सभा के सदस्यों को देते हैं और आगे कहते हैं कि एक कमरा नहीं दिया तो उन्होंने टेनिस के खुले मैदान में सभा की और एक शपथ ली। टेनिस के मैदान में इसे प्रसिद्ध, ये जगह, ये स्थान या ये घटना टेनिस कोर्ट की शपथ के रूप में प्रसिद्ध है। टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से ये घटना प्रसिद्ध हुई। उसके बाद वहाँ का संविधान बनता है और क्रांति कुछ और रूप ले लेती है। इसके अलावा पंडित नेहरू ने राजाओं एवं अन्य शक्तियों की रुकावटों का भी जिक्र किया। फ्रांस में शपथ तो ली टेनिस कोर्ट में,
सदस्य लोग बैठ गए संविधान बनाने के लिए, लेकिन उस समय के राजा लोग, वहाँ की अन्य शक्तियाँ तरह तरह के रुकावटें डाल रही थी ताकि बैठक ना हो। लेकिन बैठक निर्बाध गति से जारी रही और तब तक वे सदस्य वहाँ से नहीं हिले जब तक उन्होंने अपना काम पूरा नहीं कर लिया। यानी संविधान बनाने का काम जब तक पूरा नहीं किया तब तक वे लोग उठे नहीं। ऐसा कहते हुए नेहरू आगे कहते हैं, मुझे विश्वास है कि हम भी उस शुद्ध भावना से यहाँ इकट्ठे हुए हैं और चाहे हमारी बैठक इस कक्ष में हो अथवा कहीं हो, चाहे खेतों में हो, चाहे बाजार में हो, कितनी भी दिक्कतें आए, हमारी ये बैठकें जारी रहेंगी तब तक जब तक हम अपना काम पूरा नहीं कर लेंगे। कितने अच्छे तरीके से पंडित नेहरू ने अपनी बात रखी है। पंडित नेहरू आगे इस उद्देश्य प्रस्ताव में कहते हैं, इसके साथ ही मुझे एक और क्रांति याद आ रही है। अमेरिका, फ्रांस, उसके बाद एक और क्रांति मेरे मानस पटल पे सामने आ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप एक नए प्रकार के राज्य का जन्म हुआ। नेहरू जी का ये भाषण है 1946 का, और जिस नए प्रकार के राज्य के जन्म की वो बात कर रहे हैं, उस राज्य का जन्म हुआ था 1917 में, यानी मात्र 30 वर्ष पूर्व की घटना का वो जिक्र करते हैं अपने भाषण में। और 30 वर्ष में वो राज्य इतना मजबूत हो जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव रखते हुए नेहरू जी के सामने उस राज्य की घटना भी उनके सामने गूंजती है। एक नए प्रकार के राष्ट्र का निर्माण हुआ, जन्म हुआ, और यह थी रूस की क्रांति 1917 की। उनका इशारा था रूस की ओर, रूस की क्रांति, जहां पर जार निकोलस II, जो वर्ष दर वंश जिसका परिवार रूस के लोगों पर सत्ताधीन था, अत्याचार कर रहा था, उसे जब निकाला गया, मारा गया, तो उसके बाद जनता ने रूस पर कब्जा किया। रूस की सत्ता जनता के हाथ में आई। ये एक अपने तय अलग ढंग की क्रांति थी। तो नेहरू जी का कहना है कि ये रूस की क्रांति थी जिसने विश्व के एक शक्तिशाली देश के रूप में सोवियत समाजवादी गणराज्य को जन्म दिया। सोवियत समाजवादी गणराज्य, और यहीं से संभवतः नेहरू जी को प्रेरणा मिलती है समाजवाद की और गणराज्य की। मात्र ऐसा देश जो 30 वर्ष पूर्व ही अपने आधुनिक रूप में जन्म लिया था। आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, ये सारे महान प्रयोग हमारे सामने हैं। रूस का प्रयोग, अमेरिका का प्रयोग, फ्रांस का प्रयोग, हमें उनकी सफलताओं से सीखना है और उनकी विफलताओं से बचने का प्रयास करना। हमने एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य की स्थापना का दृढ़ और पवित्र संकल्प लिया है। नेहरू आगे कहते हैं कि हमने स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य, सॉवरेन रिपब्लिक, संप्रभु सॉवरेन, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट, फ्री सॉवरेन रिपब्लिक का हमने संकल्प लिया है। भारत का आगे की पंक्ति देखिए, बड़ी अहम है। जब वो कहते हैं कि भारत का संप्रभु होना तो नियत है, मतलब बदा हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं। भारत तो संप्रभु ही रहेगा, सार्वभौमिक ही रहेगा, सर्वोच्च ही रहेगा, उसके ऊपर कोई सत्ता नहीं रहेगी। इसका स्वतंत्र होना और गणराज्य होना भी स्वाभाविक है। गणतंत्र होना, स्वतंत्र होना और गणराज्य होना भी स्वाभाविक है। जहां एक और सार्वभौमिक होना बदा है, वहीं अन्य दो चीजें भी स्वाभाविक हैं हमारे लिए। उनके अनुसार कुछ मित्रों ने सवाल उठाया है कि आपने यहां लोकतांत्रिक शब्द क्यों नहीं रखा है। ये बात पंडित नेहरू अपने उस उद्देश्य भाषण में कह रहे हैं कि मेरे कुछ मित्रों ने सवाल उठाया कि आपने लोकतांत्रिक शब्द क्यों नहीं रखा अपने भाषण में। उस पर उनका जवाब था
कि निसंदेह सोचा जा सकता है कि कोई गणराज्य लोकतांत्रिक ना हो, परंतु हमारा पूरा इतिहास तो इस बात का साक्षी है कि हम लोकतांत्रिक संस्थाओं के सदैव सदैव पक्षधर रहे हैं। तो लोकतांत्रिक होना तो हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति में है। स्वाभाविक है कि हमारा लक्ष्य लोकतंत्र है, लोकतंत्र से कम कुछ नहीं। तो जो चीज़ स्वाभाविक है उसे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, ऐसा नेहरू का इशारा था। ये लोकतंत्र कैसा होगा, उसकी शक्ल सूरत कैसी होगी, ये एक अलग बात है, क्योंकि लोकतंत्र के भी कई आयाम हैं। लोकतंत्र भी कुछ अलग अलग तरीके का होता है। संसदीय लोकतंत्र, गैर संसदीय लोकतंत्र आदि आदि, प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र, गैर प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र आदि आदि। तो ये एक अलग मसला है। पर भारत में लोकतंत्र नहीं होगा ऐसा तो कदापि सोचा ही नहीं जा सकता, और इसलिए मैंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जिक्र अपने इस भाषण में नहीं किया है। आज के लोकतंत्रों ने दुनिया में जबरदस्त प्रगति की है, जबरदस्त भूमिका निभाई है, और उनमें से बहुत सारे यूरोप तथा अन्य देशों में हैं जहां लोकतंत्र स्थायी है। ये संदेह हो सकता है कि अगर उन्हें पूरी दुनिया पर लोकतांत्रिक बने रहना है तो न जाने कब उन लोकतंत्रों को अपनी शक्ल सूरत बदलनी हो सकती। इस बात पर संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि भारत में लोकतंत्र होगा कि नहीं। संदेह ये जरूर हो सकता है कि किस तरह का लोकतंत्र, उसकी शक्ल क्या होगी, उसकी सूरत क्या होगी। उसे हो सकता है थोड़ा सा बदलना पड़े, उसके प्रारूप में थोड़ा सा परिवर्तन हो। लेकिन नेहरू आगे कहते हैं, मैं आशा करता हूं कि किसी कथित लोकतांत्रिक देश की एक खास लोकतांत्रिक प्रणाली या किसी संस्थान विशेष की हम सिर्फ नकल ना करें। इस बात की वो चेतावनी देते हैं। वे कहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था होना तो हमारे यहाँ नैसर्गिक है, स्वाभाविक है। वह लोकतंत्र किस तरीके का होगा इस पर विवाद हो सकता है, इस मसले पर विचार विमर्श हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र होगा कि नहीं इस पर कोई विवाद की गुंजाइश, शंका की गुंजाइश नहीं है। अब रही बात कि कैसा लोकतंत्र, तो आपसे अनुरोध है, आपका अर्थ संविधान सभा के सदस्य, कि किसी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की नकल ना करें, खास लोकतांत्रिक प्रणाली का नकल ना करें। हो सकता है कि हम उससे बेहतर प्रणाली सामने लाएं, हो सकता है हम उनसे बेहतर लोकतांत्रिक व्यवस्था सामने रखें। बहरहाल किसी भी सूरत में हम यहाँ चाहे जैसी सरकार बनाएं, हम सारे लोगों के स्वभाव के अनुरूप और उनको स्वीकार्य जरूर होनी चाहिए। हम लोकतंत्र के हक में हैं। कुल मिलाकर अभी तक नेहरू ने अपने उद्देश्य प्रस्ताव में जो बात कही है वह सतत रूप से इस बात का इशारा है कि हम लोकतंत्र थे, लोकतंत्र हैं और भविष्य में भी लोकतंत्र रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्था किस रूप में होगी ये सोच की बात है, इस पर विचार विमर्श किया जा सकता है, और इसके लिए अनुरोध है कि किसी एक देश विशेष की व्यवस्था को जस का तस ना अपना लें, उसे अपने देश की ज़रूरतों, अपने देश के लोगों की अपेक्षाओं, अपने देश के लोगों के समीकरण को देखते हुए एक समुचित लोकतांत्रिक व्यवस्था लाएं। लोकतंत्र पर अपनी बात कहते हुए, अपने विचार रखते हुए नेहरू ये बार बार दोहराते हैं कि लोकतंत्र का स्वरूप कैसा होगा, संपूर्ण लोकतंत्र का स्वरूप कैसा होगा, ये एक मुद्दा हो सकता है। इस पे विधानसभा या संविधान सभा बहस करेगी, लेकिन लोकतंत्र होगा कि नहीं
ऐसी तो कोई बात ही नहीं, ऐसे कोई सवाल ही नहीं। सदन इस बात को देख सकता है कि यद्यपि इस प्रस्ताव में हमने लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, ये नेहरू जी का कहना है कि सदन इस बात को देख सकता है कि यद्यपि हमने इस प्रस्ताव में, इस यानी उद्देश्य प्रस्ताव में जिसे वे पढ़ रहे थे, उस शब्द का, लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया है, क्योंकि हमें लगा कि ये तो स्वाभाविक है, नेचुरल है, और नेचुरल चीज को बोलने का कोई मायने नहीं है। ये बड़ा नेचुरल है कि गणराज्य के रूप में, गणराज्य में ही लोकतंत्र निहित होता है, और हम गणराज्य चाह रहे हैं, इस बात को बारंबार बताया जा रहा है। लोकतंत्र तो गणराज्य का ही एक हिस्सा है, इसलिए हम अनावश्यक रूप से, अनावश्यक शब्द, गैर जरूरी शब्द, गैर या अनुपयोगी शब्द, इनका प्रयोग यहाँ नहीं करना चाहते। उन्होंने शब्दों के उपयोग मात्र से कहीं ज़्यादा इसकी भावना पर ध्यान दिया है, शब्दों के उपयोग मात्र से, कि केवल शब्द के माया जाल में हम क्यों फंसे। ज़्यादा जरूरी है उसके अंदर की भावना जो हमने निहित की है। हमने इस प्रस्ताव में लोकतंत्र की अंतर वस्तु प्रस्तुत की है, लोकतंत्र के अंतर्गत जो निहित भावना है उसे इस प्रस्ताव में रखा है, और बारंबार उस भावनाओं को हमने उभारने की कोशिश की है, सामने लाने की कोशिश की है। तो ये स्पष्ट है कि हम लोकतंत्र की ही बात कर रहे हैं। साथ ही अन्य सदस्यों को इस बात पर आपत्ति हो सकती है कि इस प्रस्ताव में हमने आर्थिक या एक समाजवादी राष्ट्र बनाने का उल्लेख नहीं किया है। ये बात भी कह सकते हैं कि इस कहीं पर भी हमने इस पूरे प्रस्ताव में चर्चा नहीं की है कि भारत को एक समाजवादी राष्ट्र बनाना है। यहाँ नेहरू का कहना है, यहाँ मेरा इतना ही कहना है कि मैं स्वयं समाजवाद का प्रखर समर्थक रहा हूँ, और यदि मैं समर्थक रहा हूँ तो इसके मायने कि मेरे द्वारा किया गया ये उद्देश्य, ये वक्तव्य, ये प्रस्तावना या ये प्रस्ताव, ये समाजवादी राज्य बनाने का ही उल्लेख करता है। नेहरू आगे कहते हैं कि मुझे आशा है कि एक दिन भारत भी समाजवाद के पक्ष में होगा, और वही भारत एक समाजवादी राज्य की स्थापना के मार्ग पर चलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन दुनिया को भी इस मार्ग पर चलना होगा। तो इस बिंदु पर वे समाजवाद की चर्चा करते हैं, सोशलिज्म, समाजवाद जो उस समय सोवियत संघ की क्रांति से सामने आया था, विश्व के मानस पटल पर आया था, और समाजवाद का एक तरह का सफल रूप तत्कालीन सोवियत संघ में दिखाई दे रहा था। नेहरू जिससे बहुत प्रभावित थे और स्वयं अपने को समाजवादी कहने में कतई नहीं हिचकते थे। तो नेहरू जी कहते हैं कि विश्वास है कि भारत तो समाजवादी राष्ट्र होने के मार्ग पर चलेगा। साथ ही मुझे इससे भी ज़्यादा इस बात का विश्वास है कि आने वाले समय में विश्व भी इस मार्ग पर चलेगा और उसे चलना होगा। यानी अंततः यही एक मार्ग दुनिया के लिए रहेगा, ऐसा नेहरू का मानना था। कटु विश्वास था उनका समाजवाद पर। यदि हम जवाहरलाल नेहरू के इस भाषण को सावधानी से पढ़ें, इसका सावधानी से अध्ययन करें, पड़ताल करें, तो ये बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम और बाद में जो फ्रांसीसी क्रांति का जिक्र आया, इनके उदाहरण देकर नेहरू संभवतः ये सिद्ध करना चाहते थे कि भारत के संविधान निर्माण का इतिहास मुक्ति और स्वतंत्रता के एक दीर्घ ऐतिहासिक संघर्ष का ही भाग है। मैं इस बात को पुनः दोहरा दूं, फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम, इससे
जब वो जोड़ते हैं अपनी प्रस्तावना में, अपने प्रस्ताव में उद्देश्य को, तो ये स्पष्ट होता है कि उनके अनुसार संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है, संविधान निर्माण का ऐतिहासिक महत्व हमें समझना जरूरी है। मुक्ति और स्वतंत्रता के इस दीर्घकालीन संघर्ष को हमको समझना है और उससे हमें संविधान निर्माण की प्रक्रिया को जोड़ना है। अर्थात संविधान निर्माताओं से अनुरोध था कि संविधान बनाते समय वे इस ऐतिहासिक संघर्ष को अपने मानस पटल पर रखें सदैव। उनकी दृष्टि में भारतीय संघर्ष का एक ऐतिहासिक महत्व अतीत के क्रांतिकारी क्षणों के बराबर था। अर्थात उनका ये मानना था कि जितना महत्वपूर्ण वर्तमान घटना है, उतना ही महत्वपूर्ण अतीत के ऐतिहासिक संघर्ष रहे हैं, उतने ही क्रांतिकारी वे रहे हैं जितने कि फ्रांस की घटनाएं थीं या जितने कि अमेरिका की घटनाएं थीं। परंतु नेहरू के कथन का यह अभिप्राय बिल्कुल नहीं था कि उन घटनाओं को आज के लिए हम एक तरीके का ब्लूप्रिंट मान लें। ऐसा कतई ना समझें पाठक या श्रोता कि वो नेहरू जब फ्रांसीसी क्रांति या अमेरिकी क्रांति या रूसी क्रांति का जिक्र कर रहे हैं तो नेहरू चाहते हैं कि वो किसी क्रांति का ब्लूप्रिंट सामने रख के काम करें। उनका ये बिल्कुल इरादा नहीं था। उनका केवल कहना था कि इस सोच को कि ये घटनाएं कितनी क्रांतिकारी हैं, कितनी प्रभावशाली हैं, इस बात का बस भास सतत रूप से रहे। उनका ये भी नहीं कहना था कि उन क्रांतियों के विचारों को बिना सोचे भारत के वातावरण में ढाल दिया जाए। यदि फ्रांसीसी क्रांति की बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य विचार था लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस, न्याय, स्वतंत्रता, समानता। तो नेहरू जी का कहना था कि जिन विचारों से वो क्रांति प्रभावित हुई है, उन्हीं विचारों को जस के तस हम अपने भारतीय परिवेश में ले लें, ये भी जरूरी नहीं है। उसे ब्लूप्रिंट ना माना जाए, उसे एक निश्चित खाका ना माना जाए, उसे भारत के वातावरण में ढाल ना दिया जाए। उसे जरूरी नहीं है कि भारत के माहौल के लिए अनुकूल माना जाए, कतई नहीं। वे इस विशेष प्रकार के लोकतंत्र का अनुसरण करने के समर्थक भी नहीं थे कि हमें अमेरिकी लोकतंत्र का अनुसरण करना है या फ्रांसीसी लोकतंत्र का या नवोदित राष्ट्र रूस में जिस तरीके का लोकतंत्र आया है तत्कालीन काल में, उस समय में, उसका किसी का हमको फॉलोअर बनना है, अनुयायी बनना है, अनुसरण करना है। उन्होंने बार बार इस बात को चिताया। यानी वे बार बार इस बात को संविधान सभा के सदस्यों को चेतावनी दे रहे हैं एक तरीके से कि नकल ना करें। एपिंग द वेस्ट, एप करना मतलब बंदर जैसी नकल करना। तो हम एपिंग द वेस्ट ना करें, पश्चिमी जगत का हम बंदर जैसी नकल करके उसे भारत में न उतार लें। वे किसी प्रकार के भी लोकतंत्र को, किसी भी विशेष प्रकार के लोकतंत्र को भारत में जस के तस ढालने के तो खिलाफ थे। उन्होंने इस बात पे बल दिया कि आप देखे होंगे उनके भाषण में कि भारतीय संविधान के आदर्श और प्रावधान कहीं और से उठाए गए नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान के आदर्श और प्रावधान कहीं से लिए ना, ऐसे आप इंपोर्ट ना करें उसे आयात ना करें, बल्कि हमारे लोकतंत्र की रूपरेखा हमारे बीच होने वाली चर्चा से उभरनी चाहिए। हमारे लोकतंत्र की रूपरेखा हमारे मध्य होने वाली चर्चा से उभरनी चाहिए, निकलनी चाहिए। हमारे मध्य यानी संविधान सभा के सदस्य लोकतंत्र के सभी पहलुओं, सभी प्रकारों, सभी रूपों पर चर्चा करें
और भारत के हित में क्या है उसे स्वीकार करते जाएं। ये हो सकता है ये लोकतंत्र अन्य लोकतंत्रों के विचारों का सम्मिश्रण हो सकता है किसी एक देश के लोकतंत्र का भी प्रतिबिंब दिखाई दे, संभावना है। लेकिन ऐसा यदि कुछ भी हो रहा है तो वो मात्र इसलिए ना हो कि हम यहाँ की कॉपी करें, हम वहाँ की नकल करें, बल्कि इसलिए होगा क्योंकि निष्कर्ष के बाद, विवेचन के बाद, संविधान सभा में बहस के बाद हमने इसे ही अपने देश के लिए सर्वोपरि हित का माना है। ऐसा नेहरू का बारंबार कहना था। ऐसा कहते हुए नेहरू इस बात को भी दोहराते हैं बारंबार कि पश्चिमी क्रांतियां जिसका मैंने जिक्र किया है या कोई और भी अन्य ऐसी घटनाएं हों आपके सामने, तो उनकी सफलताएं असफलताओं से शिक्षा लो। क्यों वहाँ की क्रांति असफल हुई, वहाँ के विचार क्यों सफल हुए, इससे कुछ सीख ले लो। पर सीख लेने का अर्थ ये नहीं कि उसे जस का तस अपना लो। सीख जरूर लो, किंतु किसी देश विशेष की लोकतांत्रिक प्रणाली का अंधानुकरण ना करो। अंधानुकरण, ब्लाइंड फॉलोइंग, आंख बंद करके उसे मत अपनाइए, यानी नकल मत करिए, कॉपी पेस्ट ना करिए, बहस करिए, जिरह करिए, अपने विचार रखिए और विचारों के पक्ष में तर्क रखिए और फिर उसके बाद विचार मंथन के परिणाम स्वरूप संविधान सभा का जो निष्कर्ष निकलेगा वही देश के लिए सर्वोत्तम होगा, लोकतंत्र के लिए सर्वोत्तम होगा। तो अंधानुकरण के वे सख्त खिलाफ थे, एपिंग द वेस्ट के वे सख्त खिलाफ थे, ब्लाइंड फॉलोइंग के वे सख्त खिलाफ थे। उनके अनुसार भारतीय संविधान का जो उद्देश्य है वो लोकतंत्र के उदारवादी विचारों और आर्थिक न्याय के समाजवादी विचारों का समन्वय। बहुत बढ़िया ये निष्कर्ष आप नेहरू के भाषण से निकाल सकते हैं। उद्देश्य जो है वो लोकतंत्र के उदारवादी विचार। लोकतंत्र जो है वो, जो सच्चा लोकतंत्र है, बड़ा उदार रहता है अपने कानूनों में, अपने विचारधारा में, अपनी भाषा में आदि। तो लोकतंत्र की उदारवादी नीति और आर्थिक न्याय की समाजवादी नीति, इन विचारों का परस्पर समन्वय करें और भारतीय संदर्भ में इन विचारों की रचनात्मक व्याख्या की जाए, ऐसा नेहरू जी की अपेक्षा थी। इस प्रकार नेहरू ने इस बात पे बल दिया है कि रचनात्मक ढंग से सोचकर ही ये तय किया जाए कि भारत के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। रचनात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, ऐसा उनका सतत रूप से कहना था। आलोचना के लिए आलोचना करना उचित नहीं होगा। इसलिए हम हर तरीके से, हर दृष्टि से इन विचारों को, इन घटनाओं को, सफलताओं असफलताओं को तौलें, सोचें, परखें और उसके बाद उसमें से रचनात्मक विचार निकालकर जो लोकतंत्री उदारता है और जो न्याय की समाजवादी विचारधारा है, इसमें एक सम्मिश्रण करें। ये नेहरू ने ये सारी बातें अपने प्रस्ताव में कह दी और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव का महत्व है वो वास्तव में इसलिए है क्योंकि वह संविधान सभा के आने वाले समय के वाद विवादों के दिशा निर्देशक का काम करता है। एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि एक तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल का काम करता है, दिशा दे रहा है कि भाई हमको इस दिशा में सोचना है। आपने आपत्ति उठाई है लोकतांत्रिक शब्द नहीं है, आपने आपत्ति उठाई है समाजवादी शब्द नहीं है, लेकिन मैंने स्पष्ट कर दिया है कि ये भावना, मैंने मतलब नेहरू,
इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये भावनाएं तो हमारे यहाँ अंतर्निहित हैं, हम इसके अलावा कुछ सोच नहीं सकते, ये तो भारत का अभिन्न अंग रहेगा। अब रही उसके रूप की बात की, रूप के लिए हम बहस करते। तो इस प्रकार इनके विचार उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से एक तरीके से दिशा देते हैं संविधान सभा की बहस को, और ऐसा करते हुए वे ये भी बताते हैं कि भारत का संविधान किस दिशा में जाएगा। ये तो रही जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव की बात।